अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन में एक और सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्रामिंग टेक्निक सीरीज़ के साथ आप सबको वेलकम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। और किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्निक को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझनी होती है वो होता है आपका एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे पहली अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक। जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छी वीडियो और यूज़फुल कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एल्गोरिदम की बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है या प्रोग्राम क्या होता है, तो एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लें कि जो आपका एल्गोरिदम होता है या आपका जो प्रोग्राम होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मेथड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी कि हम अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या अगर हम कोई एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो हम वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं। तो अभी आप देखें कि मेरी स्क्रीन के ऊपर है लिखा हुआ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एल्गोरिदम को लिखने से पहले या किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले। प्रॉब्लम में 4 चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम क्या है। उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, डिफ़ाइन करना होता है प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम को फिर अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक प्रॉब्लम आई कि आपने 5 नंबर आपने यूज़र से लेने हैं, ठीक है, इनपुट लेनी है 5 नंबर की। उन 5 नंबर्स को आपने सम करना है, सम करके उनका एवरेज निकाल के देना है, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हो ताकि ऑटोमेटिकली जब भी यूज़र 5 नंबरों को जमा करके एवरेज निकाले तो आपका प्रोग्राम उसको दे दे, ठीक है। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कोई आपके पास कोई सिस्टम बनवाना चाह रहा है, कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपका सारा लाइब्रेरी का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन हो जाए, या आप कोई टॉय एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या आप कोई गेम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके पास बाद चीज़ लिखी हुई है हु हैज़ दिस प्रॉब्लम, ठीक है, कि आप अगर कोई काम करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है किसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं हूँ, ठीक है, या आप लोग हैं। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है या जो एप्लीकेशन बनाई जाती है वो कभी भी फ्री बहुत कम लोग बनाते हैं, ज़्यादातर लोग बनाते हैं जब उसके पास कोई ना कोई स्टेक होल्डर होता है। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को, आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, आपके एंड यूज़र लोग जो होते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, तो व्हाट्सएप के जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हम यूज़र हैं जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं इंटरनल और कुछ होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल वो लोग होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एक व्हाट्सएप कंपनी होगी या गूगल एक कंपनी है, तो गूगल कंपनी के अंदर जितने उसके अपने एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो कि उसकी बेटरमेंट के लिए सॉल्यूशंस में हेल्प करते हैं, वो सारे उस कंपनी के इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। और जैसे उसके बाकी जो यूज़र हैं, जैसे हम हैं, सर्च करते हैं गूगल में जाके, हम उसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है वाई शुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व होना चाहिए। कि अगर कोई स्टेक होल्डर है, जो कोई बंदा है, वो एक प्रोग्राम बनवाना चाहता है, एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, तो क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो नेक्स्ट आप देखेंगे टू फैसिलिटेट कम्युनिटी और टू फैसिलिटेट इट्स एंड यूज़र। फॉर एग्जांपल अभी गूगल के अलावा, गूगल से पहले आपको पता है MSN का भी एक सर्च इंजन था, याहू का एक सर्च इंजन था जहाँ पे लोग सर्च करते थे, ठीक है। लेकिन गूगल के बनने की क्या रीज़न थी कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया जाए। गूगल में इमेजेस की ऑप्शन है सर्च करने की, आप उसका कंटेंट वेबसाइट का सर्च कर सकते हो, इसके अलावा आप वीडियो सर्च कर सकते हो, न्यूज़ सर्च कर सकते हो, और फिर इमेजेस में भी आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मच इट कॉस्ट टू सॉल्व। अब ये नहीं करना कि आपने अगर एक एल्गोरिदम लिखना है तो आपने उस एल्गोरिदम को लिखते वक्त या उस प्रॉब्लम को जब आपने उसका सोल्यूशन बनाना है तो आपने इन 3-4 चीज़ों को भी देखना है, ठीक है, कि आपने कम से कम बजट में
कम से कम टाइम में और कम से कम स्पेस को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर की जो रैम है या मेन मेमोरी है उस स्पेस की बात हो रही है, उसको कम से कम यूज़ करते हुए अपने एक अच्छा सा सोल्यूशन बनाना होता है अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो ये वो 3-4 चीज़ें हैं जो हमेशा आपको एल्गोरिदम लिखते वक़्त या प्रोग्राम लिखते वक़्त आपने इन 4-5 चीज़ों को हमेशा याद करना है। अभी हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं और फिर अपने पूरे लेक्चर में उसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, कि हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज मार्क्स एक स्टूडेंट के। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमें पता है कि एक से ज़्यादा सोल्यूशन मौजूद होते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर 10 लोगों की एक क्लास है या 10 लोगों का एक ग्रुप है, उसको मैं एक प्रॉब्लम दूंगी तो एक से ज़्यादा सोल्यूशंस के साथ बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। तो जब एक से ज़्यादा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सोल्यूशंस होते हैं तो उन सोल्यूशन को कहते हैं कैंडिड सोल्यूशंस। कैंडिड सोल्यूशन हमेशा बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता। हम अभी कैंडिड सोल्यूशन को और बेस्ट सोल्यूशन को भी कंपेयर करेंगे। तो कैंडिड सोल्यूशन क्या होता है, कैंडिड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो एक से ज़्यादा सोल्यूशंस आपके पास आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं कैंडिड सोल्यूशन। जैसा कि हमारे पास पहला सोल्यूशन क्या हो सकता है कि इनपुट ऑल नंबर्स एंड कैलकुलेट इट्स सम एंड स्टोर देयर सम इनटू अ वेरिएबल, देन कैलकुलेट इट्स एवरेज बाय डिवाइडिंग द सम बाय 2। ठीक है, एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप यूज़र से सारे के सारे नंबर्स को एज ए इनपुट लें और उनको कैलकुलेट करें और उनका सम जो है वो एक स्टोर करा लें एक वेरिएबल के अंदर और फिर उसको उसका एवरेज निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर दें। एक सोल्यूशन ये है। एक और सोल्यूशन हमारे पास है कि टेक इनपुट ऑफ 5 नंबर्स, कि आपने 5 नंबर्स जो हैं उसका यूज़र से इनपुट ले ली है, उनको आपने अब हर एक को आपने एक एक पहले वेरिएबल में स्टोर किया है। ठीक है, और अब आप उनको ऐड कर रहे हो और कैलकुलेट कर रहे हो इसका एवरेज। ये सोल्यूशन भी ठीक है, लेकिन दोनों सोल्यूशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आपने अपनी वो पिछली वाली स्लाइड को याद करना है जिसमें अच्छा एल्गोरिदम या अच्छा प्रोग्राम वही होता है जो कम टाइम ले, यानी कि एफिशिएंट हो, इसके अलावा कम बजट ले और इसके अलावा कम से कम मेन मेमोरी यूज़ करे। वो एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड और एफिशिएंट एल्गोरिदम या प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो अभी आप सोल्यूशन नंबर 2 में देखो, अगर आप पहले 5 नंबर्स को पहले ABCD 5 वेरिएबल्स में स्टोर कराओगे, फिर 5 वेरिएबल्स में स्टोर करने के बाद उसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद उसका एवरेज निकालोगे, तो ये ठीक ठाक मेमोरी आपकी ऑक्यूपाई कर लेगा मेन मेमोरी को। तो इसलिए 2 कैंडिडेट सोल्यूशन हमारे पास आए, सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। ये हमारे पास 2 कैंडिडेट सोल्यूशन है। अब हमने इसमें से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उसका क्या होता है, आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिडेट सोल्यूशन यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। जब आपके पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन आ जाते हैं उसमें से आपने फिर बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना होता है। और बेस्ट सोल्यूशन के लिए 3 चीज़ें देखते हैं हम, स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी। जिसकी जितनी अच्छी स्पीड होगी, जितनी कम कॉस्ट होगी और जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वही सोल्यूशन आपका हमेशा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। अभी देखते हैं एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम, जैसे मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई मेथड, प्रोसीजर, कोई टेक्निक या फिर प्लान किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि मेथड हो सकता है एल्गोरिदम, प्रोसीजर कहते हैं, टेक्निक भी कहते हैं, प्लान भी कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कहते हैं, कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी इनमें से ऑप्ट करेंगे वो हमारा एल्गोरिदम होगा। इसके अलावा एल्गोरिदम आपका स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। फिर आपका है कि इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट क्लियरली डिफाइंस अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमने बहुत सारी क्लासेस में देखा है कि एल्गोरिदम को लिखते वक्त हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि एल्गोरिदम हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना होता है, प्लस हम एल्गोरिदम को अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। उसके लिए हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। अभी हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्या क्या मतलब है। अभी आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें है फाइंड द सम प्रोडक्ट, प्रॉब्लम है फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। हमने फाइंड करना है सम, उसके बाद प्रोडक्ट और उसके बाद एवरेज। कितने नंबरों का, 5 नंबरों का। ठीक है, तो 5 नंबरों का हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टार्ट होगा, स्टेप 6 स्टॉप होगा। यानी कि एल्गोरिदम हमेशा स्टार्ट भी होगा और स्टॉप भी होगा।
उसके बाद देखिए आपको 5 नंबरों की उन्होंने इनपुट ले ली और 5 नंबर उन्होंने इस तरह इनिशियलाइज़ करा लिए। फिर हमने फाइंड क्या करना है, सम। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे सम। तो इन सारे के सारे अपने वेरिएबल्स को सम करा लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई को सम के अंदर स्टोर कर लिया। फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर इसी तरह प्रोडक्ट करवा लिया सारे के सारे नंबर्स का। फिर हमने एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज का फार्मूला हमें पता है कि 5 नंबरों को जब हम जमा कर लेंगे, जो सम में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, आउटपुट करवा देनी है सम की, प्रोडक्ट की और एवरेज की, और अपना एल्गोरिथम को स्टॉप कर देना है। ये आपका एक सिंपल लेस टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ और बहुत अच्छी स्पीड के साथ एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, राइट। एक और एग्जांपल है जिसमें है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड। अब हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि अंडरस्टैंड करना प्रॉब्लम को बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले आपने ये नहीं करना कि प्रॉब्लम एक दफ़ा पढ़ ली अब उसका एल्गोरिथम लिखना शुरू कर दें, नहीं, ये सबसे रॉन्ग अप्रोच है। आपने एक प्रॉब्लम को कम से कम 2-3 दफ़ा पढ़ना है और फिर उसको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला गिवन होता है। फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया कि अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मेरे पास फार्मूला मैं लगाऊंगा, ठीक है। फोर्स और एम अब आपने निकालना है, ठीक है। अब आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट है, गिवन मैस है एंड फोर्स अप्लाइड है। तो आप इनपुट में देखें कि आपके पास क्या है। स्टार्ट हुआ आपका एल्गोरिदम, आपने कोई मैस लिया, लेट द मैस एम आपने कह दिया कि क्या है आपके पास 50 और फोर्स है आपके पास 12। तो कैलकुलेट करेंगे उसका एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू एफ बाई एम करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। एक और एग्जांपल देखें जिसमें है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इस एग्जाम्पल को देखें बड़े गौर से। फाइंड दी वॉल्यूम, एक तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि वॉल्यूम को फार्मूला लगाएंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। अगली चीज़ देखिए लिखा हुआ है अ क्यूब। अब आपने इधर से देखना है कि क्यूब की, क्योंकि चारों साइड्स क्या होती हैं, क्यूब की जो साइड्स हैं वो एक जैसी होती हैं ना। अब अगर इधर होता फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ अ ट्राइंगल तो हो सकता है डिफरेंट आपको फार्मूला या डिफरेंट एल्गोरिथम लिखना पड़ता। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ अ रेडियस हेमिस्फेयर स्फेयर, तो फिर आपको हो सकता है डिफरेंट, अपना एल्गोरिथम डिफरेंट टेक्निक डिफरेंट मेथड यूज़ करना पड़ता। तो अब अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने जो भी अपना एल्गोरिथम लिखना है। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। स्टेप 1 में स्टार्ट हुआ, लेट द लेंथ ऑफ वन साइडेड ऑफ क्यूब एल बी। आपने कहा कि एक जो क्यूब की साइड है ना उसकी लेंथ है 12। तो कैलकुलेट करेंगे दूसरे स्टेप में उसका वॉल्यूम, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है वॉल्यूम कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने कहा कि जो लेंथ है क्यूब की उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, L पावर 3। तो स्टेप 3 में आपके आउटपुट आ जाएगी जो वॉल्यूम होगा, और स्टेप 4 पे आप अपना एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट है जिसका आप एल्गोरिथम लिखेंगे और फिर कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि आपने इसका एल्गोरिथम किस तरह से लिखा और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई या आप कितना अच्छा इस टॉपिक को समझ गए। तो होम असाइनमेंट क्या है कि रीड मार्क्स एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्कीम। आपके पास एक मार्क्स की स्कीम गिवन है जिसमें एम आपके पास मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है और बता रहा है कि अगर आपके मार्क्स स्टूडेंट के 80 से 100 के दरमियान है तो आपने प्रिंट कराना है ग्रेड ए। इस तरह अगर मार्क्स आपके 0 से लेस देन 33 हैं तो आपने अनग्रेडेड रखना है। अगर मार्क्स आपके लेस देन 50 से 60 के दरमियान है तो सी प्रिंट कराना है, ठीक है। आपके पास मार्क्स भी गिवन है, लेटर ग्रेड भी गिवन है। आपने पिछले एल्गोरिथम्स को देखते हुए कि किस तरह से आपने सोल्यूशन प्लान करना है, स्टेप्स कौन कौन से होंगे, आपने इस प्रॉब्लम के लिए मुझे सोल्यूशन लिख के कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है मेरे साथ।